हेलो, नमस्कार दोस्तों एवं प्रिय छात्रों। आज अपने जो पहले जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ और आज आपको भी इनके उत्तर देने हैं, क्योंकि अब आपकी परीक्षा शुरू होती है। मेरी तो जो कर्तव्य था मेरा वो मैं पूरा हो गया। अब आपकी परीक्षा ली जाती है, आप कितना सीख पाए या आपके सामने कोई नए क्वेश्चन आए तो वो कर पाएंगे नहीं पाएंगे, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न है, ध्यान रहे, बहुत बड़ा टॉपिक है। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन इस कहें तो टॉपिक से आ जाते हैं। बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की। राजस्थान की वह नदी जो सांबर झील में सर्वाधिक नमक की मात्रा लाती है। ध्यान रहे, सांबर झील की बात की है। मैंने बताया था आपको आंतरिक अफवाह तंत्र में कि सांबर झील कहाँ है। सांबर झील जयपुर में है और ये नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान में अगर बात करें नमक उत्पादन की तो जयपुर का नाम यानी सांबर झील का नाम पक्का आता है। तो ध्यान रहे, सांबर झील वैसे भी चर्चित रही हुई है। 2019 में यहाँ पर कहें तो लगभग लाखों पक्षी मारे गए थे। उन पक्षियों का वो कोरोना आया था और अब अपने मानव का कोरोना आ चुका है। अब मानव डरा हुआ है, पहले बेचारे पक्षी डरे हुए थे, इसमें बहुत सारे पक्षी मारे गए थे। उसका तो कारण खोज लिया था कि पक्षी मारे जाने का कारण क्या था। तो उसमें बताया गया कि अब की बार जो वर्षा हुई उससे सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक आ गई और नमक की मात्रा अधिक होने से जिन जिन कीटाणुओं ने यानी कीटों ने नमक को उस पानी को पी आया खाया जहाँ कीटाणु थे, तो उस कारण से वो उन पक्षियों में वो जहर का रूप काम कर गया और कहने का अर्थ उनकी काल बन गया। अब ऐसा ही एक रोग और आ चुका है, वो आप अच्छी तरह जानते हो, वर्तमान में चल रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पक्षियों की। अब पक्षी स्वतंत्र है, पक्षी खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो घूम रहे हैं, लेकिन हम नहीं घूम सकते। इसलिए लॉकडाउन में इन प्रश्नों को ही हम पक्षियों के माध्यम से ही पढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें सांबर झील में ध्यान रहे 4 नदियाँ बताई थी मैंने, रूपनगढ़ नाला, मेंढा, खंडेला और खारी। ये नदियों का पानी आता है और यही नमक लेकर के आती हैं। तो ध्यान रहे, अब इसमें अगर उत्तर की बात करें तो सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी है वो है, अब आप भी इसका उत्तर लगा लो पहले से ही और अपने आप की परीक्षा लो, फिर इसके बाद में मैं बताता हूँ कौन सा उत्तर होगा। अगर आपने सही बता दिया तो आप सही चल रहे हैं और सही नहीं बता पाए तो इसका मतलब आप बहुत पीछे चल रहे हैं। आप ये सोचते रहें कि अब कोई परीक्षा नहीं होगी तो आप बैठे रहेंगे, क्योंकि परीक्षाएं प्राथमिकता से होंगी। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि बेरोजगारों को जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत रोजगार मिले तो आगे जो इस महामारी के बाद में जो परिणाम आने वाले हैं गंभीर न हों और बेरोजगार ज़्यादा विचलित न हो। इसलिए ध्यान रहे, परीक्षाएँ जल्दी ही होने वाली हैं, चाहे भले कितने लाखों फॉर्म भरे गए हों। तो इसका उत्तर क्या है? मेंढा। मेंढा या मंथा बात एक, इसका दूसरा नाम क्या है? मंथा। तो ये नदी है, ये सबसे ज़्यादा इसमें नमक लाती है। ध्यान रहे, सांबर झील जयपुर में है। अगला है, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? पहला है टोरडी सागर। टोरडी सागर टोंक में है। कौन से जिले में है? टोंक जिले में है। ध्यान रहे, टोरडी सागर बांध की एक विशेषता है कि अगर इसके सारे दरवाजे खोल दिए जाएं तो इसमें एक बूंद भी पानी की नहीं रुकती। ऐसा बांध एकमात्र राजस्थान में ऐसा है कि टोरडी सागर, जिसमें एक बूंद भी पानी की नहीं रुकती। ये एक प्रश्न माना गया है। इस प्रकार से आप सोच रहे होंगे एक बूंद तो रुकती होगी, भले रुकती होगी, लेकिन प्रश्न का आधार यही कहता है कि यहाँ इसमें पानी नहीं रहता। तो ये है टोरडी सागर, ये टोंक में है। दूसरा है कालीखो। कालीखो बांध है, ये दौसा में है। पूछे कि कालीखो बांध कौन से जिले में है? दौसा में। टोरडी सागर कौन से में है? टोंक में। जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ भी बांध बहुत प्रसिद्ध है, ये मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन इसी बांध में होती है। बाणगंगा नदी पर है, जयपुर में है जमुआ रामगढ़, जयपुर में। और पांचना बांध है, ये करौली में है। तो ध्यान रहे, इसमें पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है वो है पांचना बांध। कौन सा है? पांचना बांध। गंभीरी नदी पर है। वैसे गंभीरी की 5 सहायक नदियां हैं, उन 5 सहायक नदियों पर होने के कारण इसे पांचना बांध कहा गया है। इसमें जैसे एक तो भद्रावती है, अट्टा है, माची है, बसावट है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बरखेड़ा है, 5वीं नदी बरखेड़ा है।
ये पांचों नदियां गंभीरी नदी की सहायक नदी, इन पांचों नदियों का पानी इसमें आता है पांचना बांध में। इस कारण से इसे पांचना पड़ गया। पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है, अमेरिका की सहायता से बनाया है, यानी यहाँ पत्थर नहीं लगे फिर भी ठोस बांध है, पांचना बांध। जब इससे पानी छोड़ा जाता है तो सीधा भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय घाना पक्षी अभयारण्य है, वहां उनके पक्षियों के लिए पानी की पूर्ति होती है। तो ध्यान रहे, केवलादेव जो घाना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है और उसमें पानी कहाँ से आता है तो पांचना बांध से आता है। ठीक है, ऐसे तो और भी एक बांध है, अजान बांध है भरतपुर में, उससे भी आता है, लेकिन ध्यान रहे ये भी महत्वपूर्ण है। तो करौली का जो पांचना बांध है तो 5 नदियों के संगम पर, अर्थात मुख्य रूप से गंभीरी की सहायक नदियां हैं, इन 5 नदियों का पानी आने के कारण से पांचना बांध का पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है। जम्मू और रामगढ़ राजस्थान का ऐसा बांध है जो बाणगंगा नदी पर सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। कालीखो बांध दौसा में है, टोरडी सागर मैंने बताया दिया टोंक में है, और ये टोरडी सागर की विशेषता बताई दी, अगर बांध के सारे नाले खोल दिए जाए तो इसमें एक बूंद भी पानी की नहीं रुकती। तो समझ में आ गया होगा आपको दोनों प्रश्न। अब नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में तालाब संबंधित सुमेलित नहीं है। तालाब संबंधित प्रश्न है, पहला है गढ़ीसर तालाब, बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। गढ़ीसर तालाब कहाँ है? जैसलमेर में, बिल्कुल सही है, गढ़ीसर तालाब है। ये गढ़सी सिंह महाराजा ने बनवाया था और आज वहाँ पर्यटन के रूप में, जैसे अंदर पानी की बोट वगैरह चलती हैं, लोग बहुत सारे घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर सर्दियों में। तो ये गढ़ीसर तालाब कहाँ है? जैसलमेर में, सही है। अजीत सागर तालाब खेतड़ी में है, झुंझुनू जिले में, और वहाँ पर जब ये विवेकानंद आए थे, स्वामी विवेकानंद, उस समय खेतड़ी के महाराजा ने यहाँ पर कहे तो अजीत सिंह ने इस तालाब के किनारे उसका स्वागत किया था। तो ध्यान रहे, अजीत सागर तालाब कहाँ है? ये है खेतड़ी में। और इसी का दूसरा नाम है पन्ना लाल शाह तालाब। क्या नाम है? पन्ना लाल शाह तालाब। वैसे इस राजा के काल में बना था, इसलिए इसको कह सकते हैं अजीत सागर या पन्ना लाल शाह। बात एक ही, पन्ना लाल शाह तालाब कहाँ है? खेतड़ी में। तो पन्ना लाल शाह तालाब के किनारे स्वामी विवेकानंद रुके थे। अगला है किशोर सागर तालाब, तो किशोर सागर है बिल्कुल कोटा में, ये भी सही है। शुक्र तालाब अजमेर में, ये पूछा है प्रश्न, राजस्थान में तालाब संबंधी सुमेलित नहीं, सुमेलित मतलब कौन सा कहाँ नहीं है, तो शुक्र तालाब अजमेर में नहीं है, यही उत्तर है इसका। उत्तर क्या हो गया? बी। बाकी तो सारे सही हैं, क्योंकि गढ़ीसर तालाब जैसलमेर में है और पन्ना लाल शाह तालाब या अजीत सागर ये कहाँ है? अजीत सागर बांध मान लीजिए या तालाब मान लीजिए, खेतड़ी में है दोनों। और शुक्र तालाब है ये अजमेर में न होकर के कहाँ है? नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में। नागौर में जब दरबार लगाया था 1570 में, किसने? अकबर ने। अकबर आया था राजस्थान में 1570 में, उस समय नागौर में दरबार लगाया था। उस समय राजस्थान के लगभग सारे के सारे राजा वहाँ सम्मिलित हुए थे उस दरबार में। देखो मेवाड़ वाले महाराणा तो कभी नहीं जाते थे वहाँ, और चंद्रसेन भी आया था उस समय, जोधपुर के महाराजा। तो आपको पता है चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो वो चला गया था बीच में ही। बाकी जैसे बीकानेर के कल्याणमल ने भी अधीनता स्वीकार की थी, बहुत सारे राजाओं ने वहाँ अधीनता स्वीकार की थी आकर के। तो अकबर ने जब ये नागौर दरबार लगाया था तो उसी समय उसने एक तालाब खुदवाया था और उसका नाम था शुक्र तालाब। तो ध्यान रहे, शुक्र तालाब अजमेर में नहीं है बल्कि कहाँ है? नागौर में है। प्रश्न यही पूछा है कि कौन सा तालाब सुमेलित नहीं है, तो शुक्र तालाब है वो नागौर में है। इसमें ऑप्शन दे रखा है अजमेर में। इस प्रकार से समझ में आ गया। तीनों प्रश्न आपके सामने क्लियर हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 4 का प्रश्न, वो देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं कई बार। अब कई जो नए नए छात्र हैं वो पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो उनको पता तो रहता है लेकिन यहाँ सिस्टम बिगड़ जाता है उनका। तो देखिए यहाँ से हमें ये ज्ञान हो गया कि इसके सामने कौन सा आएगा तो फिर हम ये कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या नए छात्र होते हैं उनको ये ज्ञान होता है तो भी गलत हो जाता है। ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं, बड़े सरल होते हैं ये प्रश्न, क्योंकि इसमें अगर एक भी आता है ना हमें, एक भी ऑप्शन ये कहाँ है, फूल बावड़ी कहाँ है, ये पता चल गया ना हमें, तो हम लगभग तय है कर सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन आते हैं तो कन्फर्म से ही हो जाते हैं। कभी कभार ही गलत होते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये करने में दिक्कत होती है। देखते हैं कैसे। पहली बात अगर समझना होगा, पाताल तोड़ बावड़ी। पाताल तोड़ बावड़ी कहाँ है? इसमें आबू पर्वत, रुणेचा, छोटी खाटू, धवलपुर। मान लीजिए पाताल तोड़ बावड़ी का पता नहीं है किसी को, जो परीक्षा दे रहा है उस बच्चे को, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
फूल बावड़ी, आबू पर्वत, रुणेचा, छोटी खाटू, धौलपुर। अगर मान लीजिए यह भी नहीं पता है किसी बच्चे को तो इसको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर किसी को पता है कि भाई हमारे क्षेत्र में तो आराम से कर जाएगा। दूध बावड़ी, अब दूध तो सब पीते हैं, सबको ध्यान होना चाहिए दूध बावड़ी, लेकिन सब इतना ही जानते हैं गाय कहाँ है, भैंस कहाँ है, दूध देने वाली गाय होनी चाहिए, बस यही चाहिए आपको। तो ध्यान रहे, दूध बावड़ी का ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, अपना पर्यटन क्षेत्र है। अगर इसका पता है कि दूध बावड़ी का है तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये अभी नहीं पता। और अगला है पर्चा बावड़ी। तो पर्चा कौन देते थे? पर्चा अपने लोक देवता भगवान रामदेव जी पर्चा दिया करते थे, है ना, कि भाई उनको दिखता था वैसे, क्योंकि वो तो लोक देवता थे ना, तो वो पहले बता दिया करते थे भविष्य की या वर्तमान की क्या घटना घटने हो। तो पर्चा बावड़ी मान लीजिए रामदेव जी ने रुणेचा शहर को बसाया था, आपको बताया उसका नाम रामदेव राव हो गया था। तो पर्चा बावड़ी का है, पर्चा बावड़ी रुणेचा, मान लीजिए रुणेचा पर्चा बावड़ी। इसी के आधार पर अगर डी का उत्तर है 2, तो हम देखते हैं डी के उत्तर में, देखो डी का उत्तर है, इसमें कौन सा आ गया 2, तो अपने आप ये घ उत्तर हो गया, बस क्लियर हो गया एक से ही। लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है, यानी कि वो सुमेलित नहीं कर पाता, ये तो आते हैं फिर भी नहीं, तो इसलिए मैं बताता हूँ बहुत सरल प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न एक पन्ने में एक ही मिलेगा पूरा, और उसको देख कर हे भगवान इतना बड़ा प्रश्न कैसे करेंगे, तो वो घबरा जाते हैं। गलत है, बहुत शानदार है, ऐसे आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो गलत होंगे नहीं। तो ध्यान रहे, पाताल तोड़ बावड़ी है, ये कहाँ है? ये धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। फूल बावड़ी है, ये छोटी खाटू में, नागौर में पड़ता है। छोटी खाटू जायल तहसील में, सॉरी नागौर में, जो कहें तो अपने डीडवाना तहसील में पड़ता है छोटी खाटू, और बड़ी खाटू है वो पड़ती है जायल तहसील में। तो छोटी खाटू में है, ये है फूल बावड़ी। दूध बावड़ी है, ये आबू पर्वत पर माउंट आबू में है, और पर्चा बावड़ी रुणेचा में है। अगर आप में एक भी आता है, जैसे मान लीजिए पाताल तोड़ बावड़ी है, ये धौलपुर में आपको पता है, तो एक का उत्तर 4 होना चाहिए भाई, एक का उत्तर 4। देखो ये ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 4 कहाँ है? 4 यहाँ है। तो पहले ये समझ में आ गया नहीं, यहाँ से उत्तर शुरू हो गया, क्योंकि अन्य में 4 नहीं है। अगर डबल में 4 होता, यहाँ भी 4 होता, तो फिर हमें दूसरा उत्तर होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के शानदार है, ऐसे प्रश्न आने चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो गया? घ उत्तर हो गया, बहुत आसान है। फिर बता रहा हूं, पाताल तोड़ बावड़ी कहाँ होगी? पाताल तोड़ बावड़ी 4 ऑप्शन में धौलपुर होगी, ठीक है, यानी ए में आ गया 4 धौलपुर। फूल बावड़ी का है, तो फूल बावड़ी छोटी खाटू, तो इनकी बी में आना चाहिए 3, तो बी में देखो 3 आ गया, ये उत्तर वाला, ठीक है ना। 3 तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें 4 नहीं आ रहा, दिक्कत ये है। फिर इसके बाद में सी का देखे दूध बावड़ी, तो दूध बावड़ी आबू पर्वत पर है, तो सी में उत्तर आना चाहिए 1। देखो सी दूध बावड़ी 1 उत्तर, इस प्रकार से आना चाहिए। तो देखो सी में 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, लेकिन फिर ये उधर वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद में पर्चा बावड़ी की बात करें, तो पर्चा बावड़ी है, ये है रुणेचा में, तो ये द्वारा। तो समझ में आ गया, वो बहुत आसान प्रश्न है। एक प्रश्न और लेते हैं बावड़ियों से संबंधित, वो बहुत आसान है और आते हैं बार बार, तो वो देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर, चांद बावड़ी किस स्थान पर है? अगर बावड़ियों के प्रश्न की बात करें तो राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एग्जाम हो, टीचर रीट भर्ती की, या कोई भी राजस्थान से संबंधित, सबसे ज्यादा बार अगर बावड़ी पूछी जाती है तो पूछी जाती है चांद बावड़ी। आपको पता है चांद बावड़ी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसकी कलाकृति है वो इतनी बढ़िया है कि शायद वर्तमान में कोई कलाकार ऐसी बावड़ी नहीं बना सकता। वैसे बावड़ियों का शहर आपको बताया किसको कहते हैं? बूंदी को, पहले बताया था मैंने आपको। लेकिन प्रश्न पूछा है चांद बावड़ी किस स्थान पर है। तो देखिए चांद बावड़ी है, अगर स्थान की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं दौसा। दौसा ऑप्शन में है, ये तो नहीं है, दौसा में तो नहीं है। वैसे आपने खूब पढ़ा होगा, है तो दौसा में, लेकिन स्थान पूछा, जिला नहीं पूछा। और अगर स्थान दे रखा होता, स्थान कहाँ है, और मान लीजिए ये नहीं दे रखा होता आभानेरी, तो उत्तर हो जाता दौसा। तो चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी। आभानेरी स्थान का नाम है, आभानेरी एक जगह है, वहां पर चांद बावड़ी है। और ध्यान रहे चांद बावड़ी आभानेरी में है, बोलते हैं आभानेरी की चांद बावड़ी। प्रश्न ऐसे आ जाता, आभानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है, तो उत्तर हो जाता दौसा। अगर फिर भी आभानेरी दोबारा आ जाता ऑप्शन में, तो आभानेरी की चांद बावड़ी आभानेरी में है, क्लियर है। लेकिन ध्यान रहे आभानेरी ऑप्शन नहीं आता तो दौसा होता, क्योंकि दौसा में ही है आभानेरी नामक स्थान, ठीक है।
वैसे भानेरी में तो चांद बावड़ी है, प्रॉपर दौसा में भांडारेज बावड़ी है। भांडारेज सॉरी ये भानेरी, हाँ भानेरी की चांद बावड़ी तो होगी यहाँ पर। कहाँ है ये बता दिया आपको। एक भांडारेज की बावड़ी भी, भांडारेज है, ये कहाँ है, ये है दौसा में। तो इसके अलावा बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में भी एक बावड़ी है, और वो मैंने बताया था पहले आपको, विनाता बावड़ी। कौन सी है, विनाता बावड़ी। धौलपुर में है वो है लंबी बावड़ी। लंबी बावड़ी को पाताल तोड़ बावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाताल तोड़ बावड़ी। ध्यान रहे, धौलपुर में पाताल तोड़ या लंबी बावड़ी, और चांद बावड़ी है वो भानेरी में है, भानेरी की चांद बावड़ी। भांडारेज की बावड़ी है तो वो है दौसा में। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, बात करते हैं नदियों से संबंधित। अब देखते हैं अगला नंबर 6 का प्रश्न। कौन सी नदी का उपनाम रुंडित है। रुंडित वो नदी होती है जो पहले अपने जो मूल स्थान पर जाया करती थी, अर्थात किसी नदी में मिल जाया करती थी उसका पानी, लेकिन अब है वो एक तरह से आंतरिक प्रवाह की नदी बन गई है, वो आगे पानी नहीं बढ़ पाता उसका। तो रुंडित नदी कौन सी है, तो इसमें आपके दिमाग में ये भी होगा कि पानी तो इसका घग्गर नदी, लेकिन घग्गर नदी किसी नदी में नहीं मिलती थी। घग्गर नदी का अंतिम बिंदु कौन सा था, फोर्ट अब्बास था। तो घग्गर नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र आपको बताया था मैंने, नाली कौन सा है, नाली कहलाता है। और अंतिम बिंदु क्या है इसका, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंचती है, ठीक है ना। इसको हकरा भी कहते हैं, हकरा। पाकिस्तान में क्या कहते हैं घग्गर नदी को, हकरा। तो ध्यान में घग्गर नदी है, इसका उपनाम है, ये है मृत नदी। क्या नाम है, मृत, डेड। तो मृत या नट नदी दो उपनाम है इसके घग्गर के, और दो ही प्राचीन नाम है घग्गर के, सरस्वती या दृशद्रवती। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये तो गलत है। उपनाम रुंडित पूछा है। दूसरा है बाणगंगा। तो बाणगंगा है, इसका उपनाम है वो है अर्जुन की गंगा। क्या नाम है, अर्जुन की गंगा। एक तो ये उपनाम है। दूसरा इसका उपनाम है रुंडित नदी। कौन सी है, रुंडित नदी। और तीसरा है ताला नदी। तो ताला नदी के उपनाम से या रुंडित नदी के उपनाम से प्रसिद्ध गंगा नदी कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा बाणगंगा। आपको पता है बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, और ये नदी है, ये अर्जुन के बाण से निकली थी जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से, और सीधी यमुना में मिलती है। गंगा चंबल के बाद सीधी यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी है, बाणगंगा। लेकिन अब वो नहीं मिलती, क्योंकि अब इतना पानी बरसात हो नहीं पाती, और वो उसका पानी पहले ही वो भूमि में विलीन हो जाता है, इसलिए इसको कहा गया रुंडित नदी। किसको, बाणगंगा को। बनास नदी है, इसका उपनाम है वशिष्ठी। क्या है, वशिष्ठी या वन की आशा। और ऐसे ही बात करें चंबल है, तो चंबल का प्राचीन नाम चरमणवती है, लेकिन उपनाम है वो हाड़ौती की गंगा। 12 मासी कह सकते हैं, 12 मासी, कामधेनु, ठीक है, मालवा की गंगा, ये उपनाम है चंबल के। तो रुंडित नदी वाला समझ में आ गया होगा आपके प्रश्न। अगला है बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो मेहंद झील। मैंने पहले भी बताया था, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, और यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। यहाँ मेहंद झील है, मेहंद झील है, यहाँ से निकलती है माई नदी, तो जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ध्यान रहे, बनास नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील से नहीं है, क्योंकि यह मेहंद झील से किसका होता है, माही का होता है, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा जनापाव, तो जनापाव यहाँ मध्य प्रदेश में है। जनापाव की पहाड़ियों से निकलती कौन सी नदी, चंबल नदी। तो इसका उत्तर क्या होगा, उद्गम। बनास नदी का उद्गम पूछा है, तो जनापाव से किसका उद्गम होता है, चंबल का होता है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, ये भी गलत है। खंडेला, तो खंडेला है सीकर में। एक खंडेला नदी भी है जो सांबर झील में आती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती नदी, जिसका नाम है कांटली नदी। कांटली नदी है वो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकल के झुंझुनू को पार करती है, चूरू की सीमा पर विलीन हो जाती है। चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है,
तो कांटली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, शेखावाटी नहीं कहलाता, बल्कि क्या कहलाता है, तोरावाटी। ध्यान रहे, कई बार ऑप्शन में शेखावाटी भी आता है, तो आप कभी सोचो कि झुंझुनू में बहती है, शेखावाटी कर दे, गलत हो जाएगा। कांटली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाएगा, तोरावाटी। तो खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है, कांटली निकलती है, ये भी सही नहीं है। बनास नदी का उद्गम स्थल बैरों का मठ, बिल्कुल बैरों का मठ है, वो खमनोर की पहाड़ियों में है, खमनोर की पहाड़ियों में। और ये खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ है, राजसमंद में है। और यहीं से क्या निकलती है, बनास नदी, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ध्यान रहे, आपवा तंत्र की दृष्टि से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी होगी, बनास नदी है। बनास नदी है, ये अरावली पर्वत को 2 बार काटती है, अर्थात अरावली पर्वत को बीचों बीच विभाजित करती है। और कहें तो ये एक प्रश्न ये भी बनता है इसका, बनास का, कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा बनास। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, नंबर 8। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है। बांध कुछ है, बिसलपुर बांध, जवाई बांध, कागदर बांध, बाकली बांध। और ये पूछा है किस जिले में कौन सी नदी पर है। अगर कोई भी आप में एक मिस्टेक लगती है आपको, तो वो सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन सा बांध कहाँ कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं बिसलपुर बांध की। बिसलपुर बांध टोंक में बता रहा है, देखिए टोंक, ये बिसलपुर, बिसलपुर कहाँ है, टोंक में। कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर है। सही है, बनास नदी पर ही है, ये तो सुमेलित है। पूछा है नहीं है। जवाई बांध, पाली, तो जवाई बांध है, ये पाली यहाँ है, देखिए जवाई बांध है। कौन से जिले में, पाली में। कौन सी नदी पर, जवाई नदी पर, बिल्कुल सही है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जवाई बांध को क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर, यानी कि ये अमृत रूपी सरोवर है, अर्थात ये अमृत है। ये ग्रीष्म काल में बहुत अधिक सहायता करता है मारवाड़ के लोगों की, क्योंकि पानी की जब उस समय है ना बहुत भारी किल्लत होती है, तो पशु पक्षियों और मानव के लिए यही पानी की आपूर्ति करता है, इसलिए इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ध्यान रहे। कागदर बांध, कागदर बांध डूंगरपुर सोम नदी, तो देखिए ये है कागदर बांध, यहाँ कागदर बांध। कौन सी नदी, सोम नदी, ये सोम नदी। इस प्रकार से सोम माही की सहायक नदी है ना, सोम, तो ये सही है, कागदर बांध सोम नदी पर ही है। लेकिन ये गलत है, डूंगरपुर में नहीं है। ये कहाँ है, ये उदयपुर में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं हुआ, देखो कौन सा सुमेलित, ये सुमेलित नहीं हुआ, इसका उत्तर हो गया ये। अगर कागदर बांध है, ये उदयपुर में होता है सोम नदी पर, तो हो जाता। हाँ बेटा बोल, फोन बेटा थोड़ी देर 2-4 प्रश्न बढ़ा लूँगी, फिर फोन दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तेरे और भी पढ़ने वाले बच्चे, बिल्कुल तेरे को फोन दिया जाएगा। और देख अब ये बच्चा फोन मांग रहा है, आप, मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूँ। हाँ पक्का फोन दूंगा, तू पढ़ है थोड़ा, तेरे लिए भी कामयाब है, ठीक है ना, ये काम आएगा फिर तेरे को पढ़ाना भविष्य में, ठीक है ना। अगला बांकली बांध, तो बांकली बांध जालौर में है, तो ये जालौर है यहाँ पर, ये बांकली बांध हो गया। बांकली बांध कौन सी नदी पर है, सुकड़ी पर, बिल्कुल सही है, जालौर में है। देखिए सारे के सारे लगभग ऑप्शन सही है, लेकिन कागदर बांध है ये डूंगरपुर में बताया गया है, बल्कि डूंगरपुर में नहीं है। सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर में है, सोम नदी पर, लेकिन सोम कागदर बांध है वो उदयपुर में है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, नंबर 8 का प्रश्न। और अब अगला देते हैं नंबर 9 प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, लिखित निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। आंतरिक प्रवाह की निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है। अब देखो ये आपको नहीं दिख रहा होगा, बल्कि नदी है, ये कुछ है, आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है। 2 बार नदी नदी दे दिया, पर कई बार क्या होता है कंफ्यूजिंग में हम ये सोच लेते हैं नहीं है, ध्यान है, नहीं नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा रूपारेल, साबी, मसूदी, उपयुक्त सभी। अब इसमें अगर आपको कौन कौन सी आप पता है कि कौन कौन सी आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां हैं, तो कौन सी नहीं है, अगर एक भी नहीं पता चला
तीनों आनी चाहिए, अगर एक भी नहीं आया तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत टफ होते हैं, दिखने में सरल होते हैं। बात करते हैं रूपा रेल नदी की। शायद कई छात्र ऐसे हमने सुना ही नहीं होगा कि ये रेल कहाँ चलती है, तो ध्यान रहे ये रूपा रेल है, ये रूपनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ नाम सुना होगा आपने, अलवर में है रूपनगढ़ नाला, ऐसे नाम सुना होगा। ऐसे रूपा रेल नदी है नारायणपुर अलवर के जो ये सरिस्का के पहाड़ है ना उदयनाथ, उस क्षेत्र से निकलती है। तो अलवर से निकली है, ठीक है ना, और फिर ये भरतपुर में बहती है। अलवर और भरतपुर 2 जिलों में बहती है। कौन सी नदी? रूपा रेल। तो रूपा रेल नदी है, इसका पानी किसी अन्य नदी में नहीं मिलता, ध्यान रहे, आंतरिक प्रवाह की है, बिल्कुल सही बात। अगला है साबी नदी। साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सेवर आपको पता है कहाँ है? सेवर मैंने पहले बताया था जयपुर में है सेवर। सेवर की पहाड़ियों से, ये भी बताया था सेवर में अगर बरसात अधिक होगी जयपुर में तो बाढ़ कहाँ आएगी, तो मैंने बताया था पटौदी में। पटौदी हरियाणा में है, हरियाणा गुड़गांव तहसील में। तो वहां जाकर के विलीन हो जाती है, अर्थात ये राजस्थान से निकल के हरियाणा में जाकर विलीन हो जाती है, वहां बाढ़ लाती है। तो ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है साबी नदी। मसूरदी, मसूरदी मैंने पहले बताया था आपको, कहाँ की नदी बताया था? कोटरी गांव की पहाड़ियों से। कोटरी गांव कहाँ है? कोटरी गांव है जैसलमेर में। यहाँ पहाड़ियाँ हैं और अगर थोड़ी सी अधिक बरसात हो जाती है तो वहाँ से पानी निकल करके वो आगे बढ़ती नदी और भुज झील में गिर जाती है। तो भुज झील में, अर्थात कहें तो ये मसूरदी नदी किस जिले में है? जैसलमेर में। इसी का दूसरा नाम कांकने नदी भी है। क्या है? कांकने। तो कुल मिलाकर के बात करें मसूरदी या कांकने, तो ये भी आंतरिक प्रवाह की है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगर यहाँ एक भी नदी दूसरी होती, मान लीजिए विलास होती, लहासी होती, तो आपके दिक्कत हो जाती कि ये नदी का पानी। तो इसलिए ध्यान रहे, थोड़ी सी चूक हुई ऐसे प्रश्नों में तो वो गलत हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। नंबर 10 का प्रश्न है, देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है? बंगाल की खाड़ी में जाना है पानी को, अर्थात निश्चित रूप से उसका पानी चंबल या यमुना में जाएगा तभी बंगाल खाड़ी में पहुंचेगा। तो बात करते हैं कौन कौन सी नदी है। देखिए कौन सी नदी का पानी है वो बंगाल खाड़ी में गिरता है। पहला है बेंथली। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये चंबल नदी है, चंबल की एक सहायक नदी है, पार्वती नदी है, सबसे पूर्व में है। ये भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है 18 किलोमीटर, बताया था 12 जिले में, ठीक है ना। राजस्थान मध्य प्रदेश की पार्वती, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ऐसे चंबल भी बनाती है अंतर्राज्यीय सीमा। तो पार्वती की सहायक नदियां हैं, 2-3 नदियां हैं, जिसका नाम है एक तो अंधेरी है, एक बेंथली है, एक लहासी है। कई बार पूछ लेते हैं अंधेरी, बेंथली, लहासी परियोजना, इन नदियों पर छोटे छोटे बांध बने हैं, उनको परियोजना नाम दे दिया गया। किस जिले में है? तो वो 12 जिले में है। क्लियर है? तो ध्यान रहे, पार्वती की सहायक नदी अंधेरी, बेंथली, लहासी, इन पर जो छोटे छोटे बांध बनाए गए, परियोजना बन गई, अंधेरी परियोजना, बेंथली परियोजना, लहासी परियोजना। तो किस जिले में है वो? 12 जिले में। तो ध्यान रहे, इनका पानी पार्वती में जाता है, पार्वती का पानी चंबल में जाता है, चंबल का यमुना में, यमुना का गंगा में, गंगा का ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र का बंगाल की खाड़ी में। तो क्लियर हो गया, इसका पानी जाता है, अर्थात कौन सी नदी का बंगाल खाड़ी जाता है। तो पहला ही उत्तर हो गया, सही है, यही है इसका उत्तर। थोड़ा सा इनकी बात कर लेते हैं। पश्चिमी बनास है, एक बनास तो ये है जो चंबल में जाता है पानी। बनास नदी का पानी तो जाता है चंबल में, अर्थात बंगाल खाड़ी में, लेकिन पश्चिमी बनास है वो मैंने बताया था सिरोही से निकल करके और पश्चिम में कच्छ की रानी में गिर जाती है। इसमें कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी? पश्चिमी बनास। ये पश्चिमी बनास है और एक है बनास। तो बनास का जाता है पानी कहाँ? बंगाल खाड़ी में। पश्चिम बनास का जाता है अरब सागर में। इतना ध्यान रखना, पश्चिम क्लियर हो गया अपने आप। तो ये तो इसका बंगाल खाड़ी नहीं जाता। हथमती, हथमती एक बताई थी मैंने आपको, साबरमती नदी। साबरमती नदी है, ये बाबलवाड़ा के जंगलों से निकल के, और ये जैसे अहमदाबाद और गांधीनगर शहर होती है, और ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो इसका पानी अरब सागर। तो इसकी सहायक नदी है कौन सी? हथमती। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? हथमती। माध्यम, तो माध्यम जो नदी है, ये माध्यम भी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। तो माध्यम का पानी भी कहा जाता है हथमती, माध्यम का पानी भी कहा जाता है अरब सागर में। तो कुल मिलाकर के तीनों का अरब सागर में जाता है। और एक नदी है, इसका पानी है बंगाल की
खाड़ी में जाता है। प्रश्न क्या पूछा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल खाड़ी में ये अर्थात बंगाल खाड़ी में इसका पानी जाता है, धनतरी नदी हो गया। इस प्रकार से आज का अपना टॉपिक पूरा हुआ और कल आपके लिए एक नया टॉपिक अर्थात झील बची हुई, इससे संबंधित वो झीलों का, फिर उसके बाद में ये अपने परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर वगैरह, इससे प्रश्न हमेशा आता है। तो आशा करते हैं सब इसको अच्छी तरह पढ़ते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं कहता हूँ कि शेयर करें, क्योंकि शेयर करोगे तो ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे उसको देखेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए एक नया वीडियो डालता हूँ। मुझे इससे कोई प्रलोभन नहीं है, जल्दी मैं इसको बंद भी कर दूंगा अगर इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लिया आपने, क्योंकि मैं वैसे ही स्कूल में इसमें बच्चों के प्रति थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, घर गृहस्थी में भी मेरे को कम ही टाइम मिलता है, फिर तो आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो आप भी प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजें। अगर ज्योग्राफी क्लियर होगी तो अन्य पढ़ने की जरूरत नहीं, अन्य तो खुद पढ़ सकता है, क्योंकि वो उसके ऊपर आधारित है। और बात अलग है, देखो जिसके समझ में नहीं आए तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अनुभव होता है। आपने खूब पढ़ा होगा कि कई बार कोचिंगों में आपने देखा होगा कि वो ऐड देते हैं कि जिस गुरुजी का है ना 20 साल का अनुभव है, इस गुरुजी का 20, वो आपको अच्छी तरह पता है किसका कितना अनुभव है। हम 2007 से लगे हुए हैं, हमारा अनुभव है वही आपके सामने है, तो हम उनकी तो क्या कह सकते हैं। तो अनुभव अलग है, वो भ्रमित करने वाली बात अलग है। मैं भ्रमित नहीं कर रहा आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पर्सन कैसे भी पढ़ लो, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका अच्छी तरह मैप के आधार पर पढ़ लेंगे, फिर उसको अलग अलग प्रश्न बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव तुलनात्मक, तो प्रश्न गलत नहीं होता, भले रटाफिकेशन कितनी भी कर लो वो समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू, सबको धन्यवाद। ओके, फिर कल मिलेंगे।